लोग बहुत लेट शादी करते हैं, बहुत लेट सोचते हैं बेबीज़ के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस होती है, सब होता है। कहीं को कहते हैं हमें करना ही नहीं है, डिंक पेरेंट्स, डबल इनकम, नो किड्स। See, DINK couples is absolutely fine. या If you are making a conscious decision कि मुझे बेबी नहीं चाहिए and you are happy and settled with it, perfect. या प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे कपल को बेबी चाहिए. बहुत लोगों को ना बहुत अच्छे से पता भी नहीं है कि नेचुरल कंसेप्शन होती कैसे है बॉडी में, कैसे, हाउ इज द बेबी एक्चुअली फॉर्म। या दिस इज वेरी कॉमन. इनफैक्ट हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें एक वीक हम सिर्फ इसको ही डेडिकेट करते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए ओव्यूलेशन को कैसे समझें राइट। एंड क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए. मुझे मैं अपना एनेक्डोट बताऊंगी अपनी ज़िंदगी से कि जब मुझे डॉक्टर ने पहली बार बोला शायद आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, पर हम ये इन्वेस्टिगेशंस रन करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर बताएंगे. वो वर्ड ऐसे झटके से आया. हाँ करेक्ट। और घर जाके जब मम्मी ने पूछा कि क्या बताया डॉक्टर ने, जो पूछते हैं पेरेंट्स, मैंने बोला डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद इनफर्टिलिटी हो सकता है. एंड माय मॉम ब्लास्टेड, पागल है क्या. क्या आप उनमें से हो जो बेबी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा, और बिकॉज सोसाइटी का इतना टैबू है तो हम इनफर्टिलिटी के बारे में खुल के बात भी नहीं कर पा रहे? इफ़ यस तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉज कॉर्नर। आज हमारे साथ है गीतांजलि बैनर्जी मैम, जो फाउंडर और सीईओ हैं फर्टिलिटी दोस्त की। वो खुद एक आईवीएफ मॉम है और फर्टिलिटी दोस्त की फाउंडर भी है। वो पहला प्लेटफॉर्म इंडिया का जो डेडिकेटेड है लोगों को हेल्प करने के लिए नेविगेट इनफर्टिलिटी विद कंपैशन, नॉलेज एंड अ होलिस्टिक केयर। उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है हाउ टू गेट प्रेग्नेंट विद आईवीएफ। वो एक फर्टिलिटी कोच भी हैं और एक रिकग्नाइज्ड वॉइस है इन द मीडिया, जिन्होंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जाके बात करी है, इंक्लूडिंग बीबीसी, टाइम्स नाउ, सीएनबीसी आवाज़ एंड मैनी लीडिंग पब्लिकेशंस। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या-क्या बातें हमें एक्चुअली पता नहीं है और हमारी नॉलेज उन पे होनी चाहिए, स्पेसिफिकली आईवीएफ और इनफर्टिलिटी पे। हेलो मैम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू इशिता, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. फर्टिलिटी दोस्त, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत मेरी खुद की जर्नी से ही हुई. आई वॉज माई सेल्फ स्ट्रगलिंग विद इनफर्टिलिटी फॉर अबाउट 10 years. उसमें 5 मिसकैरेजेस हुए, IUI हुआ, फेल हुए, IVF फेल हुआ. इनफैक्ट देयर वॉज अ ब्रश विद ओवेरियन कैंसर एज वेल, एंड एट वन पॉइंट डॉक्टर्स ने कहा कि आप ट्राई भी मत करो, इट इज़ बेस्ट दैट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एडॉप्शन. एंड देन I went for second IVF and it worked. And so, yeah, so in my journey, I saw that there were many gaps. मैं खुद उस टाइम पे गुड़गांव में जॉब कर रही थी, एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ, JNU से पढ़ी हुई हूँ. फिर भी मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी में थी, अपने आप को क्वेश्चन कर रही थी कि क्यों भगवान ने मेरे को ये प्रॉब्लम दिया, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये. तो जब मेरा बेबी हुआ तो मैं ये सोचने लगी कि इफ आई एम सो प्रिविलेज्ड एंड एजुकेटेड, स्टेइंग इन मेट्रो, सारा कुछ है मेरे पास, मेरी फैमिली सपोर्टिंग, still I was feeling so lonely, so confused, so lost. So what about other women who do not have these privileges? Yeah. And I think this question was the starting point for Fertility Dost. Okay, you have written a book also. Yes, I have written a book with HarperCollins. It is called How to Get Pregnant with IVF. जिसमें बेसिकली मैंने अपनी स्टोरी, जर्नी, और जो फर्टिलिटी दोस्त में हमने इतने सारे कपल्स के साथ काम किया है उनका, प्लस डॉक्टर्स क्या कहते हैं. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो गैप है, इट इज़ अ गैप ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डॉक्टर एंड द couple who is going through infertility, plus the social environment. क्योंकि मैं अपना एनेक्डोट बताऊंगी अपनी ज़िंदगी से कि जब मुझे डॉक्टर ने पहली बार बोला कि शायद आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, पर हम ये इन्वेस्टिगेशंस रन करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर बताएंगे. वो वर्ड ऐसे झटके से आया. हाँ करेक्ट.
और घर जाके जब मम्मी ने पूछा कि क्या बताया डॉक्टर ने, जो पूछते हैं पेरेंट्स, मैंने बोला डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद इनफर्टिलिटी हो सकता है। एंड माय मॉम ब्लास्टेड, पागल है क्या, क्या कौन से पागल डॉक्टर के पास जा रही हो तुम, क्या इतना अच्छा खाती पीती हो, इतना अच्छा हो, इतना ध्यान रखते हैं हम लोग सब तुम्हारा, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी बोल रहा डॉक्टर, यू नो व्हाट आई मीन। या सो बिकॉज सोसाइटी में ऐसा, एंड देन आई ऑल्सो थॉट कि हाँ मम्मी ठीक ही बोल रही हूँ, क्योंकि वो मेरा कंफर्ट जोन में था। राइट। तो फिर मैंने अगले 6 महीने 8 महीने गई नहीं मैं डॉक्टर के पास। मैं कहा जा, मैं खुद ही ट्राई करूंगी, ठीक ही तो कह रही है मम्मी। सो दिस इज व्हाट आई रियलाइज्ड लेटर इन माय जर्नी वाज द प्रॉब्लम। इसीलिए मेरी जर्नी जो शायद 3-4 साल में हो जानी चाहिए थी, वो खिंचते 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 10 साल लगा दिया। सो ये चीजों को मैंने एक नए पर्सपेक्टिव, एक नए लेंस से जब देखा, खुद रियलाइज करा, तो वो चीजें मैंने बुक में डाली कि शायद कोई कपल जो इसी कंफ्यूजन में जा रहा है, उनको सही जवाब मिल सके और वो डिफरेंशिएट कर सके कि एक ट्रीटमेंट है और एक सोसाइटी। आपको बुखार होता है इशिता, तो आप मम्मी कहती है कि अरे नहीं ठीक हो जाएगा, कोई नहीं आराम करो ठीक हो जाएगा, पर उसकी वजह से आप पैरासीटामोल या डोलो लेना बंद तो नहीं करते ना। राइट, वो तो लेते ही हैं। पर इनफर्टिलिटी में ठीक उल्टा होता है इसका। राइट। मुझे लगता है इनफर्टिलिटी ए बहुत बड़ा टैबू भी है, एंड बी लोग वही सोसाइटल प्रेशर की वजह से बोलते भी नहीं है। स्पेसिफिकली आई हैव सीन, अगर वो इफ अ गाय इज इनफर्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं बाहर बोलते कि मतलब पता नहीं उनकी मेल ईगो कौन सी हर्ट हो जाएगी या क्या हो जाएगा, बट दैट डज हैपन। या सो कमिंग बैक टू वही जो क्वेश्चन आपने पूछा कि कैसे मैंने शुरू किया, तो बेबी होने के बाद मैं ये थॉट सोच रही थी, एंड मैं ऐसे ही जनरली जो मेरे जैसे कोई पार्टी हुई, कोई हस्बैंड के फ्रेंड्स आए या हमारा कलीग्स आए या कोई मेरी फ्रेंड है, तो जैसे आइडियाज आप डिस्कस करते हो ना, कि मैं सोच रही हूँ ना कि इसका करते, यू वोंट बिलीव इशिता, आउट ऑफ एवरी 10 people आई स्पोक टू कैजुअली, और या तो फिर ये भी सिंपली कि जैसे लोग बधाई देने आते हैं ना कि बेबी हो गया है ना, तो आप बोलते हो, पूछते हैं, मेरे में वो नहीं था कि भाई क्यों नहीं बताना, ऐसा कोई IVF, हालांकि कुछ लोगों ने बोला मुझे कि मत बताओ, बट आई वाज नॉट वेरी कन्विंस्ड। तो मैं बोलती थी कि हाँ IVF हुआ, एंड 10 में से कम कुछ नहीं तो 8 लोग मुझे बाद में किनारे में आके या बाद में फोन पे, वो आप कह रहे थे IVF से आपका बेबी हुआ था, तो मेरी सिस्टर का भी ऐसा है, आप बात कर लोगे क्या उससे, या मेरी बहन है या मेरा फ्रेंड है, यू नो गाइड कर दोगे। तो दैट मेड मी रियलाइज कि इट इज सच अ harsh थिंग, there is no awareness। एंड लोगों को जैसे ही पता चल रहा था कि मेरा IVF से बेबी हुआ, कोई ना कोई वो मुझसे बात कर ही रहा था। So in that period of 1 year when I had my baby and when I started thinking about fertility, दोस्त वो 1-2 years जो है वो actually they were, and that was making me very uncomfortable कि भाई इसमें ऐसा क्या है कि तुम मतलब पूछने से भी डर रहे हो, बताने से भी डर रहे हो, मतलब किसी को मत बताना, आप उससे बात कर लो पर किसी को मत बताना, यू नो दिस थिंग, किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। अब तो चलो मूवीज वगैरह में भी IVF के बारे में बात होती है, बट वेरी ऑनेस्टली मैं आई एम ऑल्सो वेल एजुकेटेड, बट मुझे भी IVF का इतना ही पता है कि हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं बस। अरे बाप रे दैट लाइक बहुत ज्यादा है उससे नॉलेज कि हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं और रेगुलर पीरियड्स में लेने होते हैं, दैट इज इट, बिकॉज अवेयरनेस इज रियली वेरी मिनिमम। सो सबसे पहले तो थैंक यू फॉर educating the society in the way that you are doing, because बहुत ज़रूरत है। because अब क्या हो गया है कि लोग बहुत लेट शादी करते हैं, बहुत लेट सोचते हैं बेबीज के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस होती है, सब होता है, कहीं तो कहते हैं हमें करना ही नहीं है, डिंक पेरेंट्स, डबल इनकम, नो किड्स, बट सो आई थिंक आज की डेट में स्पेशली IVF की इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। See, DINK couples is absolutely fine. Yeah. If you are making a conscious decision कि मुझे बेबी नहीं चाहिए and you are happy and settled with it, perfect. Yeah. Problem वहाँ आती है जहाँ पे couple को बेबी चाहिए, and not just because society कह रही है या आसपास वाले पूछ रहे हैं कि कब खुशखबरी है। जैसे आपने अच्छे से बोला कि आजकल लोग उतने अवेयर हैं क्योंकि मोबाइल पेनिट्रेशन है, जैसे आपने बोला आपको IVF के बारे में पता है, बट प्रॉब्लम वो है कि आपको जो पता है वो एक नर्सरी KG लेवल का इंफॉर्मेशन पता है, जबकि IVF के लिए आपको एटलीस्ट 12th तक की पढ़ाई चाहिए, यू नो व्हाट आई मीन। सो वो गैप तो है नॉलेज का।
एंड जो कपल को चाहिए बेबी लेकिन हो नहीं रहा है नॉर्मली, वो लोग के लिए प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। एंड वहाँ पे अगर उनको वो इंफॉर्मेशन ना हो, हम्म तो वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम्स अ प्रॉब्लम इन देयर ट्रीटमेंट जर्नी। बिकॉज ये ट्रीटमेंट जो है इनफर्टिलिटी का है, हम्म बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड इट रिक्वायर्स डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा हर राइट पड़ाव में इस हम्म ट्रीटमेंट के, कि हम्म क्या मैं नेचुरल करवाऊं, क्या हम्म मैं आईवीएफ कराऊं, या हम्म मैं आईयूआई कराऊं, क्या मैं ये टेस्ट कराऊं या वो टेस्ट कराऊं, हम्म क्या मैं अभी जाऊं आईवीएफ के लिए, क्या मैं रुक जाऊं, आईवीएफ फेल हो गया तो मैं क्या करूं, दोबारा करूं नहीं करूं। सो देयर इज लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग। right. इसीलिए इंफॉर्मेशन इज वेरी क्रिटिकल Yeah, इन दिस। and I think it affects the married life also. ओ डेफिनेटली डेफिनेटली, Mm. मतलब मैंने खुद ही एक पॉइंट पे अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि भाई तुम देख लो, यू नो, Hmm. इफ यू वांट टू डिवोर्स मी एंड मैरी समबडी एल्स बिकॉज ऑफ दिस। एंड आज कोई बोल के दिखाए, मेरा हस्बैंड ही बोल के दिखा दे कि मैं घूमने भी जा रहा हूँ अकेले, तो फिर मैंने उसकी क्लास ले लेनी है। Right. बट बिकॉज यू आर इन सो मच ऑफ यू नो दैट traumatic mental frame. Yeah. And I personally feel, Ishita, and that's what I tell everybody, कि वो mental frame Hmm. आपका खुद का नहीं है, वो समाज ने आपको बचपन से हाँ. इतना बोला है Hmm. कि आप उस स्टेज पे इतने स्टीरियोटिपिकली ब्रेन वॉश्ड हो चुके होते हो Right. कि आपको लगता है कि अगर बेबी नहीं हो रहा है तो शायद मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम किया ही नहीं। Right. Hmm. एंड एंड मैं आई हैव वर्क विद मोर देन 50,000 कपल्स थ्रू फर्टिलिटी दोस्त। Okay. मैं तो उनकी बात कर भी नहीं रही हूँ, मैं तो अपनी ही बात कह रही हूँ। भाई मैं Hmm. खुद ही ऐसा फील कर रही थी Right. कि अभी थोड़े दिन बाद मेरे फ्रेंड्स के सबके बच्चे हो जाएंगे, वो सबको बुलाएंगे बर्थडे पार्टीज पे, मुझे नहीं बुलाएंगे। यू नो, यू गेट इनटू दैट सिली लूप। And you know, it is not something जो तुम्हारे हाथ में है, but you start apologizing also. यस, And you feel that guilt कि पता नहीं क्या ही मैंने कुछ कर दिया शायद. That एब्सोल्युटली happens. Right. एब्सोल्युटली। सो आई हैड अ गर्ल कमिंग टू अस Hmm. थ्रू फर्टिलिटी दोस्त, एंड उसने बहुत हिचकिचा के ना बोला कि आप किसी को बताना मत। Hmm. एंड मेरा शादी के पहले आई, Had an abortion. हाँ, had a Hmm. pre-marital relationship and I Hmm. had an abortion. क्या उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रहा है? एंड इशिता, अगर आप देखो तो ये मेडिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है जवाब देने Hmm. के लिए, Hmm. कि शायद नहीं, Hmm. और अगर है भी तो आप टेस्ट करा लो और उसका फिर आप दवाई ले लो और जो भी है ठीक हो जाए। Right. बट इमोशनली इट इज अ वेरी, एंड आई वाज सो इन पेन टू सी हर Yeah. क्वेश्चन, टू सी कि वो इस क्वेश्चन पे उसने खुद कितना सोचा होगा, Hmm. कितना गिल्टी फील किया होगा, कितना डिस्टर्ब रही होगी कि शी डजंट हैव एनीबॉडी टू शेयर दैट Yes. आल्सो। Yes. एंड शी इज अनड्यूली लीडिंग, क्या पता उसके हस्बैंड में ही प्रॉब्लम हो, Hmm. इनफर्टिलिटी, आई मीन लो स्पर्म Right. काउंट हस्बैंड का, और वो इस गिल्ट को लेके वो मूव ही नहीं कर रही है जिंदगी में। Right. ये तो हमने डिस्कस कर लिया इन्फॉर्मेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, अब उस इन्फॉर्मेशन पे आते हैं. ठीक है. ओके, सो वेरी बेसिकली अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो फर्टिलिटी किसको कहेंगे? अगर एक इंसान फर्टाइल है उसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर क्या चीज है जो सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि फर्टिलिटी मतलब बच्चा पैदा करना। हम्म. इट इज नॉट दैट, इट इज अ पार्ट। Okay. Fertility starts from the time for a woman, Hmm. the moment you start having periods, Hmm. and it ends when you stop having a period. And Okay. in most cases it also goes beyond. तो जब तक आपका हॉर्मोन्स है आपकी बॉडी में, Hmm. जिसकी वजह से आपके पीरियड्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बेबी होगा, Hmm. जिसकी वजह से मीनोपॉज बाद में होता है, Right. ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। Okay. तो आपका फर्टिलिटी आपको बैलेंस रखना है फ्रॉम द डे यू आर स्टार्टिंग टू हैव पीरियड्स। Okay. उस केस में जब आप 12 साल की 13 साल की लड़की हो, आपकी मदर शुड बी सो अवेयर दैट शी कैन गाइड यू, Hmm. बिकॉज फ्यूचर में आपको, एंड नॉट जस्ट फॉर हैविंग अ बेबी, Hmm. देयर आर सो मेनी केसेस ऑफ पीसीओएस। Yes.
यंग गर्ल्स दीज डेज कॉलेज में एंटर किया है, फर्स्ट जॉब किया है, 1 out of 6 girls are going through PCOS. Yes. एंडोमेट्रियोसिस इतना पेनफुल, इतना कॉम्प्लेक्स, Yes. आपकी जिंदगी रुक जाती है. Yes. My sister has had endometriosis. उसका अभी ऑपरेशन हुआ है and I have seen that pain. It was so bad. So it is not even about a child, it is about Yeah. living a normal life where you can actually achieve Hmm. things. लोग कहते हैं कि you know men and women are same, women should go out and work. अरे भाई PCOS एंडोमेट्रियोसिस झेल के देखो, Right. बैठा नहीं जाएगा ऑफिस में Hmm. अगर पीरियड्स पेनफुल हैं तो आपके. Hmm. So the point is that you have to, fertility for me is being very conscious, being aware, Hmm. and be proactive in Okay. managing the hormones throughout the life. Okay. एंड जब आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें कुछ और एडिशंस होंगे, आपको ज्यादा ध्यान रखना है, ज्यादा चीजों को मैनेज करके चलना है. दैट्स इट, दैट्स ठीक है. जस्ट अबाउट. और अगर आपने पहले से उसको मैनेज करते हुए चल रहे हैं आप, Hmm. ठीक है, तो आपको बेबी होने के टाइम पे उतनी प्रॉब्लम्स भी शायद नहीं होंगी. Okay. ये भी है. ठीक है. और फर्टिलिटी मेन में क्या होती है? सो मेन इज फेयरली इजी Okay. एंड उनका फर्टिलिटी स्टेज मच लॉन्गर. Okay. उनका वो स्पर्म काउंट, हालांकि आजकल वन एज पर वन रिपोर्ट, ICMR रिपोर्ट इज दैट 1 in 2 men, मतलब 50% ऑफ men have a sperm count issue. लो स्पर्म Oh. काउंट का इशू है बिकॉज पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, स्ट्रेस है. बट द ब्यूटी ऑफ मेल फर्टिलिटी इज कि अगर आपने 2-3 महीने दवाई करी, ठीक करी चीजें, तो वो रीबिल्ड हो जाती हैं. Okay. द स्पर्म्स रीबिल्ड. सो 3 महीने के बाद फ्रेश बैच आ जाएगा, इस तरह से अगर मैं Okay. सिंपल में समझाऊं. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. ठीक. लेडीज में क्या होता है कि अगर आपका यू आर बोर्न Hmm. विद अ फिक्स नंबर ऑफ एग्स, Right. आप जिस दिन पैदा हुआ उस दिन आपका एक, फॉर एग्जाम्पल कहिए कि 100 एग्स हैं आपके बास्केट में. अब आपका पीरियड्स का पहला पीरियड स्टार्ट हुआ, Hmm. आपका 2 एग्स खत्म हो गए वहां पे. ठीक है. हर महीने इस तरह से 2 एग्स खत्म हो गए. Hmm. अब जब आपने कंसीव करने का सोचा कि मुझे बेबी प्लान चाहिए, तो आपके जितने एग्स हैं बचे हुए उसमें से कोई एक मैच्योर होके आपका बेबी बनेगा स्पर्म के साथ कनेक्ट होके. ठीक है. अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आपने लेट कर दिया अपना प्रेगनेंसी और वो जो आपके खत्म होते होते एग्स कम बच गए, तो ऑब्वियसली इट इज सिंपल मैथ्स, इट्स अ मैथ्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. या. ठीक है. Okay. और अगर एक तो हो गया क्वांटिटी, दूसरा हो गया कि क्वालिटी भी खराब है क्योंकि आपने ध्यान नहीं रखना अपना फर्टिलिटी का, हार्मोन्स का ध्यान नहीं रखा, PCOS है या एंडोमेट्रियोसिस है, या you had a very reckless lifestyle or whatever, Yeah. which impacted those things, or you have very high stress thing. Yeah. तो वो क्वालिटी भी डाउन चली गई. Oh. अब कुछ नहीं हो सकता बिकॉज आप जितने नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा हुए हो बस वही है, कुछ भी एक भी बढ़ेगा नहीं. Okay. तो जब आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हो, दो थियोरेटिकली यू नीड ओनली 1 egg टू कंसीव. Right. ठीक है. बट प्रोबेबिलिटी आप कैसे बढ़ाओगे? ऐसे ही बढ़ाओगे ना कि आपके थोड़ा जल्दी आपने कंसीव कर लिया, क्वालिटी आपकी अच्छी रही. दैट्स इट, दैट्स द चैलेंज विद द वुमेन. तभी आप इनफर्टिलिटी में वुमेन सेंट्रिक कॉन्वर्सेशंस ही ज्यादा देखोगे क्योंकि प्रॉब्लम वही है कि हम उसको नया कुछ नहीं कर पा रहे हैं. ओके. आपने अभी कंसेप्शन की बात करी, तो बहुत लोगों को ना बहुत अच्छे से पता भी नहीं है कि नेचुरल कंसेप्शन होती कैसे है बॉडी में, कैसे, हाउ इज द बेबी एक्चुअली फॉर्म. तो इफ यू कुड टेल अस दैट आल्सो. या दिस इज वेरी कॉमन. इनफैक्ट हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें 1 वीक हम सिर्फ इसको ही डेडिकेट करते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए ओव्यूलेशन को कैसे समझे. राइट. एंड क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, जैसे डाइट आपको कैसी लेनी है, थोड़ा मॉडरेट एक्सरसाइजिंग करनी है, मेंटली आपको फिट कैसे करना है, इंटरपर्सनल रिलेशन कैसे बनाने. मेरे पास कितने केसेस आते हैं कि मैम हमारे 6 साल हो गए शादी को, 4 साल से हम ट्राई कर रहे हैं. इनफैक्ट yesterday only I got a call and they said हमारे 3 साल शादी को हो गए, 1 साल से हम ट्राई कर रहे हैं, अभी तक कंसीव नहीं हो. मैंने बोला 1 साल में कितनी बार, कितने महीने आपने ओव्यूलेशन के टाइम पे ही रिलेशनशिप करी है, वो भी हैप्पीली रिलेशनशिप करी है. राइट. नॉट कि वो जैसे उस मूवी में दिखाया था
गुड अक्षय न्यूज़ कुमार में पकड़ के हाँ, तो शी अंडरस्टूड राइट, कि हाँ, तो मैंने बोला वो तो 50% फिर आप नेवर सो आप ये लेके स्ट्रेस कर रहे हो कि मैं 1 साल से ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हुँ, मैं 2 साल से ट्राई कर रही हूँ। हुँ, बट एक्चुअली हो सकता है उस 2 साल में आपने शायद 50% टाइम ही पॉसिबल हो पाया राइट, बिकॉज़ यू आर ट्रैवलिंग, देयर इज़ फैमिली, देयर इज़ लॉट ऑफ या, डिस्ट्रैक्शंस एंड थिंग्स हैपनिंग इन लाइफ, करेक्ट, राइट? सो पहला तो ये नजरिया में बदलना है, हुँ, अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना। इट इज समथिंग which has to be when you're trying naturally. हुँ, You have to increase the ovulation, increase the power of your ovaries, ओके, and optimize or increase the power of your sperms. ओके, ठीक है? इसे हम कहते हैं इंडक्शन करना। मतलब नॉर्मल है कि आप थोड़ा पावर देते हो तो हाँ, वो हाँ, आपका मशीन ज्यादा यू नो इन काम इन करेगा, टर्म्स ऑफ हुँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। या, सो यहाँ पे आप कैसे पावर दोगे? थ्रू सप्लीमेंट्स। ओके, सो दैट कैन बी एलोपैथिक, दैट कैन बी आयुर्वेदिक, लाइक फॉलिक एसिड है, हुँ, कुछ और विटामिन्स हैं। इतना स्ट्रेस जो है उसको काटने के लिए देयर आर दीस काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स व्हिच विल हुँ, रिड्यूस योर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जैसे हम बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव का मतलब है पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हुँ, बाहर बाहर का स्ट्रेस है, ठीक वो है, थोड़ा सा उसको बैलेंस करता है इंटरनली। ओके, So you can choose Ayurveda, you can choose allopathy, you can mix both, which is absolutely fine. Please, ये एलोपैथिक वाले आयुर्वेदिक वालों से लड़ते हैं करते हैं, वो उनका अलग है। राइट, आप उनकी अच्छी चीजों को लो, हुँ, अपना काम चलाओ, निकलो, राइट, कोई ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, अप्लाई योर लॉजिक। हुँ, दूसरा है डाइट। सभी कहते हैं मुझे कि मैम हम तो अच्छा खाते हैं, हम तो बिल्कुल कम तेल हुँ, मसाला। इट्स नॉट अबाउट तेल मसाला अच्छा खाना, इट्स अबाउट व्हाट आर दोज फूड्स व्हिच विल हेल्प यू activate your hormones, राइट, because now you are actively trying to conceive. यस, So there is a difference. हुँ, So there are certain things which you can add in your food which can give you that extra power. ओके, And then of course mentally stress you have to plan, and you have to हुँ, know ovulation dates क्या है। हुँ, अगर नॉर्मल आपके पीरियड्स हैं, इट्स easier to fairly easier to calculate कि ओके, पीरियड्स के 10वें दिन से 20वें दिन के बीच में you are at your peak ओके, यू आर फर्टाइल, ओव्यूलेशन। हाँ, यू आर हुँ, फर्टाइल, ऑफ कोर्स यू कैन कंसीव एनी टाइम। बहुत सारे एंटीलॉजिक्स भी हैं इसमें, हुँ, बट दिस इज दैट इज द पीक टाइम। ऑल्टरनेट डे राइट, यू शुड हैव रिलेशनशिप। बट हुँ, जिसको पीसीओएस है, जिसको एंडोमेट्रियोसिस है, प्रॉब्लम वहां फंसती है क्योंकि वो लोग का पीरियड्स हुँ, नॉर्मली हो नहीं रहे हैं। राइट, सो हाउ डू यू कैलकुलेट? देन देयर आर अदर वेज। ओके, सो ये चीजों को आपको या तो खुद समझना है, या you have to connect to ठीक है, somebody, maybe like us, because lot of times doctors do not have that kind of time। या, है ना, आप जाते हो कंसल्टेशन में, फटाफट आपको, उनके पास नहीं है टाइम। राइट, 5-10 मिनट में आपको वो कितना बताएंगे, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता है। हुँ, एंड ऑल यू नीड इज कि आपको एक एक अगले 2-3 महीने के लिए आपको एक मॉनिटरिंग चाहिए, हाँ, राइट, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए। हुँ, सो वो आपको एक ऐसा पार्टनर चूज करना पड़ेगा जो आपको गाइड कर सके ठीक से, राइट, एंड देन इट्स फेयरली इजी। आप मुझे बताओ इशिता, व्हेन यू ट्राई टू लूज वेट, राइट, 2 तरीके होते हैं। एक आप गूगल से कर लो, पर क्या हुँ, मोटिवेशन आता है? नहीं। तो क्या करते हो आप? मेरी एक फ्रेंड है डायटीशियन, मैं उससे या तो पूछ लेती हूँ कि क्या खाना है, हाँ, या मैं वॉक करने चली जाती हूँ, बट किसी को साथ लेके, क्योंकि अकेले वो हाँ, भी नहीं होती, तो ऐसे। एग्जैक्टली, या, दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। आप अकेले बोर हो, तभी तो कल्ट है, जिम्स है, वो इतना फ्लरिश क्यों कर रहे हैं? राइट, इतना तो भरा हुआ है यूट्यूब में, कर हुँ, लो। नहीं हुँ, होता ना। नहीं होता। तो एग्जैक्टली द रीजन, एंड बिकॉज ऑफ द सोशल स्टीरियोटाइप्स, लोग हेल्प नहीं मांगते। कमिंग बैक टू आवर अर्लियर कॉन्वर्सेशन, या, वो प्रॉब्लम है। नहीं तो अभी तक तो फर्टिलिटी जिम नाम की चीजें खुल जानी चाहिए थी कि भाई आओ, तैयारी करो, हुँ, कंसीव करो और एंजॉय। एन्जॉय, राइट, पर सोशल टैबू इतना है ना, जिम में तो आप चले जाओगे, हुँ, पर फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाने में आपने कम से कम 3-4 महीना तो सोचने में लगा देना है कि करेक्ट, जाए नहीं जाए, ना हुँ, नहीं जाए। मेरे पास एक बंदे ने कॉल किया था हुँ, लखनऊ से कि मैम ये प्रॉब्लम है, एंड हुँ, ही वाज आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम फ्रॉम लखनऊ। तो आई वाज वेरी ओके, हैप्पी कि ये बंदा, एक मेल, हुँ, इतना डिटेल में डिस्कस कर रहा है कि मेरी वाइफ का पीरियड्स इसमें है, ये है, साइकिल है, हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं। आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो एटलीस्ट वो कंफर्टेबली मेरे साथ डिस्कस हाँ, कर रहा है, राइट, तो मैं गाइड कर पाऊंगी। भाई खुल हुँ, के बताओगे, देन आई कैन गाइड यू प्रॉपर्ली। फिर मैंने बोला आपके केस से लग रहा है कि आपको अब एक बार आईवीएफ डॉक्टर से, फर्टिलिटी डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए। तो आपके आसपास कौन सा डॉक्टर है, आप हुँ, वहाँ पे जाओ।
इट्स लाइक मैम मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मेरे जानने वाले में, मैं बहुत मतलब लाइक हम लोग बहुत सालों से लखनऊ में हैं, बहुत जानते लोग, अगर मुझे किसी ने देख लिया आईवीएफ क्लिनिक के पास सामने भी, तो दे आर गोना जज मी। मैंने बोला भाई आई कांट हेल्प यू, सॉरी। Yes. So he was comfortable talking to me because it was a private conversation. Yes. वही सेम आदमी क्लिनिक के सामने अगर कोई दिख जाएगा तो डर डर के जाएगा क्लिनिक में, तो कैसे वो फिर कैसे सॉल्व होगा प्रॉब्लम? सो दैट इज द होल सिचुएशन, एंड थिंग्स आर चेंजिंग, बट या स्टिल अ फ्यू मोर इयर्स टू गो। I think many more years to go. I think अब जो लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, they are because of they are millennials, थोड़ी बड़ी जनरेशन, मतलब as compared to boomers थोड़ी वो जनरेशन है, तो शायद they are okay with treatments and everything, क्योंकि बाकी चीजों की भी तो लेते ही हैं, हर चीज की तो ट्रीटमेंट लेते हैं Yes, आजकल। yes, the landscape is changing. Also, people are more aware and conscious, the younger millennials, as you were saying. But the problem, I think, now is a little different with them. Okay. They are not realizing that they're messing up with their body, and eventually, when they touch their 30s, and they will have that human need, because ये एक human need है। Right. 30s के पास में आते हो, आप 20s में enjoy करते हो, ठीक है, but आप 30-35 में आते हो, then you realize that maybe you need a child. Yeah. But by that time you have been so reckless that it becomes doubly difficult for you. So maybe social taboo नहीं होगा उन लोग के लिए, but they will end up torturing or the body a lot more, maybe, and I don't know. So yeah, the need is that they need to be conscious about this as well, while they're conscious about a lot of other things. Yes. They have to be conscious about this thing as well. Right. आपने बोला आपके पास कपल्स आते हैं, कोई कहता है हम 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, कोई कहता है हम 3 साल से ट्राई कर रहे हैं बट कंसीव नहीं कर पा रहे, वो तब आपको आते हैं, तो व्हेन इज द टाइम व्हेन कपल शुड बी लाइक कि नहीं अब कंसल्ट कर लेना चाहिए, विच इज़ अ करेक्ट टाइम? मतलब ये भी ना हो कि वो बहुत ट्राई करके उन्हें बहुत साल वेस्ट कर दिए, और ये भी ना हो कि वो बहुत जल्दी आ गए, मतलब अभी वो नेचुरली कंसीव कर सकते थे, तो व्हाट इज दैट टाइम व्हेन कपल शुड एक्चुअली कंसल्ट अ डॉक्टर अबाउट इनफर्टिलिटी? Absolutely correct question. So, as per WHO, it says that for 12 months, if you are not able to conceive after regularly consummating your marriage, then it is comes into the segment of infertility. Okay. But मैं कहूँगी कि given the today's situation, when you are actively आपने decide कर लिया कि अब हमें conceive करना है, एक visit आप गायनी के साथ या एक visit आप platform like ours के साथ करो, so that you understand what you need, because आजकल generally I'm seeing most of the cases there are some gaps because of diet आप ठीक से नहीं ले रहे होते हो, stress ज़्यादा है, so do that correction. Okay. है ना, पहले आप उस चीज़ों को ठीक करो, तो आप इमीडिएटली किसी के साथ कनेक्ट करो who will guide you get on to some proper कि अब नेक्स्ट 6 महीने के लिए हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को revamp करना है, as you say, right? So वो करो, you don't need to, maybe you just go to a gynae, understand the basic things, as I said, take some supplements or come to fertility those, understand, get your questions answered, and एक plan बनाओ. Millennials are good at making plans, right? Yeah. You guys are always on Excel, ChatGPT, everything. Yeah. So make a plan. क्या होता है ना इशिता, जब आप एक प्लान बनाते हो, एक पाथ पे है, तो स्ट्रेस कम होता है. अगर 6 महीने तक नहीं कंसीव हुआ, so you know कि 6 महीने मेरा पायलट फेज था, राइट. अब नेक्स्ट फेज पे आते हैं हम. सो दैट आई थिंक विल हेल्प. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, अ मेडिकल इंटरवेंशन शुड बी डन one ideally at a 6th month. Okay. where you go and figure out कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ टेस्ट वेस्ट होते हैं, बेसिक टेस्ट होते हैं बहुत बार, as simple as cause like a hemoglobin low, weight low भी होता है, Right. तो वो आपको एनेमिक बनाता है. एनीमिया leads to a little bit of infertility. Maybe it is the cause which is hindering you from getting conceived. Okay. Or as I said, low sperm count is very common, Right. which can be corrected in 3 months. Maybe that is the situation. So get that understanding. But heavy intervention, you should only think after a year. After a year.
ओके। एंड वैसे आपने बहुत सारे कॉजेज बताए हैं जो इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाते हैं, बट इफ यू हैड टू पिन पॉइंट मेजर 5 कॉजेज हम्म दैट कॉज इनफर्टिलिटी इन बोथ मेन एंड वुमेन, हम्म तो वो क्या होंगे? मेजर कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, देखिए अगर मैं मेडिकली बोलूंगी तो हम्म। बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं. आपका ओके। फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकता है, एएमएच काउंट्स बहुत लो हो सकते हैं या बहुत हाई हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, टीबी हो सकता है. There's no end to the medical causes. Ovaries are smaller, they are inverted. You can have, lot of issues. ओके। ठीक है. Similarly for males also, sperm count can be low, mortality can be low, हम्म। or there can be a DFI problem. So a lot of problems that can happen. ओके। But these problems that I'm saying are 20% of the cases. जो ओके। कि थोड़ा एडवांस, जो आप उस प्रॉब्लम के साथ ही हो या वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको अग्रेसिव मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े. ठीक है। बट 80% ऑफ द केसेस में व्हाट इज माय एक्सपीरियंस इज दैट दोज आर वेरी छोटा छोटा प्रॉब्लम्स. ओके। कि आपका अभी थोड़ा हार्मोन्स ऊपर नीचे होके रखा है. हम्म। ठीक है. So you need to correct that, take some supplements, diet, या तो आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रहे हो या बिल्कुल नहीं. वेट इश्यूज हो सकते हैं, हम्म। थोड़ा सा उनको मैनेज करने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं. ठीक है। सो एनवायरनमेंट है, स्ट्रेस है, हम्म। या तो दीज आर द these are the कॉजेज। lifestyle modifications is basically because आप खुद देखो ना इशिता, आज से 15-20 साल पहले तो हमने ज़्यादा इनफर्टिलिटी सुना ही नहीं था. इनफैक्ट राइट। my father is about 4-5 siblings, बुआ या। ताऊ मिला के. हम्म। माय मदर इन लॉ इज 4-5 हम्म। सिबलिंग्स. तो उनकी जनरेशन में तो फिर हमारी जनरेशन में प्रॉब्लम आई ना. राइट। सो देयर इज समथिंग टू डू विद द एनवायरमेंटल चेंजेस हम्म। ऑल अराउंड अस. राइट। आप इस टॉपिक पे आए थे कि हम आजकल जो लोग कंसीव करने की कोशिश करते हैं वो मोस्टली लेट, क्योंकि वो लेट 20s में शादी करते हैं तो वो 30s में ट्राई करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज 1-2 साल शादी के बाद भी दे आर लाइक इमिजिएटली तो नहीं करना बेबी, हाँ. क्योंकि एक दूसरे को समझ रहे हैं सब. बट कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है एज फॉर फर्टिलिटी बोथ मेन एंड वुमेन? So men में कम करता है. Again, as I said, they can, it's much easier for them. Female के लिए your fertility rapidly declines after 35, ओके. and it peaks around your 22-23 पे. It is peak fertility. Obviously, it is not possible given the current scenario. या. So एक hack ये है that you can get your egg freezing done. ठीक है. वो भी टैबू ही है वो अभी बहुत, तो. absolutely. I had a show with BBC. They had invited me to talk about egg freezing. Yeah. And my only point was this, that theoretically बहुत अच्छा है. पर इंडिया में जहाँ तो हम पीरियड्स बोलने के लिए भी इतना 4 बार सोचते हैं, कितना तो पैसा करोड़ों में खर्चा कर दिया ये विस्पर और ये एड बनाने में कि भाई Right. शर्म मत करो, खरीदो बिना काला पॉलिथीन के खरीदो. Right. वो आते आते आज 10 साल हो गया, अभी भी टियर 2 टियर 3 में आप काले कपड़े में ही छुपा के ला रहे हो. हाँ. Right. तो ये तो नेक्स्ट लेवल टैबू है. Right. बट वन हैक इज देयर स्पेशली फॉर women in metros who are working, who are very clear pathway उनका है कि हमें करियर में ये करना है. एंड इफ दे क्लियरली सी कि हाँ मेरा पाथवे है कि मुझे 30 तक टाइम लग जाएगा सेटल होने के लिए, सो अराउंड 27-28 यू कैन टेक अ डिसीजन. आई एम नॉट सेइंग 20-23. आइडियल सिचुएशन इट्स डजंट वर्क, एंड इसी वजह से तो हमारे पास साइंस है. Right. कि हम थोड़ा सा तो अपना जुगाड़ सेट कर सके. सो दैट इज फाइन. बट थियोरेटिकली मेडिकली इट इज दिस कि 22-23-25 के बीच में आपका फर्टिलिटी पीक करता है, 35 में डिक्लाइन करता है फॉर इंडियन women. So one hack is of course egg freezing. You can think if you already have a partner, good. If you very clear that you need more time, as I said, वो भी ठीक है. Next है कि आप then you try to manage your hormones. Then आप 20s में जब आप पहली जॉब करो तब से आप कॉन्शियस रहो of these things. I'm not saying that don't enjoy your life or whatever, but if you see any red flags in your fertility, if you see your periods are not normal, if you see the
द फ्लो इज ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वेट अचानक से बढ़ रहा है या कम हो रहा है। सो ये चीज़ों का अवेयरनेस हो, जैसे रेड ओके, फ्लैग हो आप उसका ट्रीटमेंट कराओ, ओके, विच इज़ वेरी फेयरली इजी, बिकॉज या, आपको कुछ दवाई दे देंगे या फिर आप आयुर्वेदिक कर लोगे या आप अपना थोड़ा लाइफस्टाइल को वापस से रीसेट कर लोगे एंड यू गुड टू गो। सो राइट। देन बी कॉन्शियस, देन यू कैन कंसीव इन योर 30s, 32, 33 कर सकते हो, ठीक है। है तब कोई प्रॉब्लम नहीं। बट केसेस हैं जो मतलब 35 अबव 40 इयर्स में भी जिन्होंने नेचुरली बर्थ दिया है, तो दैट इज पॉसिबल, बट द प्रोबेबिलिटी इज लो। या दैट इज, सी एवरीथिंग इज अ केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। या, आई हैड रेड अभी रिसेंटली एक पेपर में भी आया था, somebody in 50s had conceived a child. या, So there is no end to what science can do, and that is why the whole IVF clinics are there. There's a whole system which can help you, you know, if things get complicated. But ओके, these kind of cases जो आपने बोला, जो 40s में naturally conceive कर रहे हैं, 50s में कर रहे हैं, those are very less. या, That is what people have to understand. You don't have to go in the glamour कि अच्छा उसने तो 40 में करा, XYZ सेलिब्रिटी है, you know, we know so many celebrities, right? राइट, कि उन्होंने तो इतना हेक्टिक होता, उनसे ज्यादा थोड़ी हेक्टिक मेरी लाइफ है, उनसे ज्यादा थोड़ी कॉस्मेटिक लाइफ है मेरी। दे आर कंसीविंग, हाउ दे आर कंसीविंग, व्हाट आर दे डूइंग, वी डोंट नो द रियलिटी। राइट, That is very limited, 2 to 3% people only. So do you want to wait for that miracle, or do you want to work hard on yourself and you know, ओके। yeah. 2023 पे पीक फर्टिलिटी है, 35 के बाद डिक्लाइन होती है, बट अब 2023 पे नोबडी इज इवन मैरिड। Yeah. तो आज की डेट में व्हाट्स द बेस्ट एज टू हैव अ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू यू? I think, and most of the couples that come to me I've seen is somewhere between 28 to 32 के बीच में you can conceive. That should be ideal for you, and that should be ideal, and I am nobody to say, या, but that's what I have seen. ओके, That if you are coming and if you know actively trying to conceive between 28 to 32, 33 also, because I conceived at 33, and of Okay. course mine was IVF, and mine was a very different, you know, it was a medical case. ओके, So yeah, till 33 also it's fine. ओके, And I'm not saying that 35 के बाद कंसीव नहीं होगा या नॉर्मल नहीं होगा, I'm just saying that the probabilities कम होती है, इसका मतलब ये नहीं कि होती नहीं। ठीक है। लाइफस्टाइल अफेक्ट करती है, आपने बहुत बार ही बोला है, बट आई रियली वांट टू टच अपॉन कि कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल में फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करती है, बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। तो इफ यू कुड जस्ट पिन पॉइंट दोज लाइफस्टाइल थिंग्स। So इसमें it is a very it depends a lot on your body. It's a very personalized approach. Fertility is something which is very personalized. कोई जेनेरिक नहीं है ना, कि आपका हो सकता है आपके पीरियड्स नॉर्मल है, दूसरे के पीरियड्स एबनॉर्मल है, राइट, ठीक है, किसी का 5 डे का फ्लो है, किसी का 3 डे का फ्लो है। So it's a very personalized approach. So the core of it is that you have to understand your body. ओके, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी कितना रेकलेस लाइफ ले सकती है, नहीं ले सकती है, ओके, ठीक है, वेयर यू हैव टू से नो, वेयर यू हैव टू स्टॉप, बिकॉज आई कांट पिन पॉइंट ऑन एनी वन थिंग। आई कांट से कि अल्कोहल लोगे तो इनफर्टिलिटी होगा, दैट विल बी यू नो वायरल टाइप कंटेंट क्रिएट करने का कोशिश, बट ठीक है, रियलिटी ऐसा नहीं है। मॉडरेशन पे आप अल्कोहल लेते हो, इट्स ओके, ओके, it might not affect, you know, at all. But the core thing is that you have to understand your body. You have to know what are your red flags and green flags. कि ये सब चीजें हो रही है, इसका मतलब ठीक ही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर ये चीजें सिम्टम आने लगा तो इसका मतलब मुझे क्विक चेक एंड करेक्शन करना है। ठीक है, बस वही है। इट्स लाइक हम लोग जब जॉब भी करते हैं, हर कोई यही करता है ना, राइट, यू रिफ्लेक्ट कि क्या मेरा KPIs मीट हुए नहीं हुए। KPIs मीट नहीं हो रहे हैं आपके अगर 2-3 महीने से, इट्स टाइम फॉर यू टू रिफ्लेक्ट एंड सी वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग। अगर आप ये रेगुलर चेक्स अपने साथ भी करोगे जैसे आप ऑफिस एनवायरनमेंट में करते हो, तो फिर सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होगी ही नहीं। राइट। आपने थोड़े टाइम पहले ये भी बोला था कि कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फर्टिलिटी इंक्रीज करने में,
जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं? इफ़ यू कुड टेल सम ऑफ दोज़ सप्लीमेंट्स? सो एक जैसे यू नो व्हेन यू ट्राइंग टू कंसीव फॉलिक एसिड दे से, ठीक है, आयरन दे से इफ देयर हीमोग्लोबिन इज लो. हुँ, So these kind of things in Ayurveda there is a lot of such kind of medicines, supplements, हुँ, basically nutraceuticals होते हैं. इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है या कम ओके, होता है. There will be no direct side effect here. So these things you can take, but हुँ, again it will again depend on what you need. Because I राइट, said fertility is very complex. It's not like या, बुखार. इवन बुखार में भी ना आजकल तो बुखार होता है तो कहते हैं 10 टेस्ट पहले करो. हुँ, डेंगू हो या मलेरिया हो या टाइफाइड हो, किस लिए बुखार आ राइट, रहा है पता ही नहीं. उसके राइट, बेसिस में आपका ट्रीटमेंट होगा. हुँ, तो इसमें भी यही है कि आपको पहले गाइडेंस लेनी पड़ेगी, फिर आपके केस में जो चीज़ों को कम है उनको वो सप्लीमेंट्स को देके वो लेवल पे ले आएंगे. दैट्स द हुँ, ओनली लॉजिक. okay. And we also touched upon various medical conditions like PCOS, endometriosis, फिर thyroid issues भी हम्म. होते हैं. तो इनका कितना परसेंट इफेक्ट होता है आपकी फर्टिलिटी पे और व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंसीव? So PCOS is mostly can be managed with lifestyle modifications. So ओके. I've seen so many PCOS cases जिनको obviously initially struggle होता है conceive करने के लिए, हम्म. but when they understand, as I said, their body, what modifications they need, हम्म. course correction they need, तो वो हो जाता है conceive. राइट. So PCOS का awareness is the key. Endometriosis is a little more complex problem, हम्म. जिसमें depending on what grade of endometriosis that woman has, the treatment will be decided. ओके. Grade 1 and 2 में usually आपका modifications, some medicines लेके आप manage कर सकते हो. ग्रेड 3-4 में है तो फिर आपको सर्जिकल इंटरवेंशन लगेगा, एंड ओके. अ लॉट ऑफ केसेस सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद आप कंसीव कर भी लेते हो. बाय चांस देन ऑल्सो नहीं होता है, देन यू हैव टू गो फॉर IVF. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस होल जर्नी इज अ प्रोसेस ऑफ निगेशन, कि अच्छा मुझे ओके. ये नहीं है, हम्म. कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट लेवल पे चढ़ते हैं. अच्छा मैं कंसीव करने की कोशिश कर रही हूँ हम्म. लेकिन मेरा अभी भी एंडोमेट्रियोसिस ठीक नहीं हुआ है, तो मैं हम्म. सर्जरी करके एंडोमेट्रियोसिस को ठीक ठीक करती हूँ, देन आई ट्राई टू कंसीव. सो हम्म. इस तरह से यू स्लोली क्लाइंब द लैडर. एलिमिनेट की ये नहीं है, ये हाँ नहीं है, ये हाँ, नहीं है, ये नहीं है, ये है. ये नहीं. अच्छा. हाँ, ओके. तो क्योंकि उसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है. ठीक है. सो ये है. और थायराइड तो मस्त ठीक हो सकता है. प्लीज, अगर कोई भी लोग ये सुन रहे हैं हम्म. पॉडकास्ट, दे आर गोइंग थ्रू थायराइड एंड थ्रू ट्राइंग टू कंसीव, प्लीज वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल. इट कैन, मतलब थायराइड आपका जीरो हो सकता है विद इन 3 to 4 months. कम टू फर्टिलिटी दोस्त, आई गारंटी दैट ऑन योर पॉडकास्ट. ये ठीक है. थायराइड एक ऐसी चीज है जो हो हम्म. जाती है मैनेज. ओके. हाँ, मेहनत लगेगा हम्म. आपके एंड से, उनके एंड से मेहनत लगेगा, क्योंकि आपको लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस अपने लाइफ में करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, हम्म. लेकिन ठीक हो जाता है एंड यू कैन कंसीव नेचुरली. ओके. सो या. मेरी अब कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए. ये बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जो इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, इन सबको इन्फ्लुएंस करते हैं. आई विल टेक द नेम्स ऑफ द हॉर्मोन्स इफ यू कुड टेल कि वो क्या होते हैं और व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट इन फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी. ओके. एक FSH करके हार्मोन होता है. सो FSH, LH, T4, ये सारा एक बंडल टेस्ट होते हैं. दीज आर ओके. ऑल हॉर्मोन्स. ठीक है. हम्म. एस्ट्राडॉयल होता है. बेसिकली दीज आर हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स क्या है ना, इट्स लाइक हाउ टू एक्सप्लेन. जब आप म्यूजिक सुनते हो तो एक बास होता है ना, हाँ. यू, तो वो एक जगह पे ऊपर नीचे करता रहता है. राइट. ठीक है. सो हम्म. दीज आर ऑल पैरामीटर्स, जो भी आप आगे भी LH भी लिखा होगा आपने, ये सारी चीजें हैं. 4-5 चीजें, दे वर्क लाइक अ रिदम. ओके. तो अगर वो रिदम ठीक होगी तभी तो म्यूजिक ठीक आता है. हम्म. अगर कोई चीज बहुत ज्यादा ऊपर है, जैसे अगर FSH बहुत ज्यादा हाई है, हम्म. that will affect your fertility, that will not let you conceive only. ओह. ठीक है. ठीक है. अगर आपका कुछ बहुत डाउन है, हम्म. again the same problem, so it has to be in perfect sync. ओके. That is the beauty of the hormonal management. So ओके. वही है. ठीक है. आपने LH कवर कर दिया, वो मैंने लिखा था. प्रोजेस्टेरॉन. सेम प्रोजेस्ट्रॉन का भी वही है. प्रोजेस्ट्रॉन का एक रेंज है, ओके. उस रेंज के अंदर होना चाहिए. अगर वो रेंज के ऊपर है, हम्म. that means there is something in your body which is stopping you from conceiving. It can be an Okay. infection also. हो सकता है आपको पहले बुखार Oh. हुआ था,
ठीक है, जो बुखार ऊपरी से तो ठीक हो गया है, पर हाँ, उसके कुछ इन्फेक्शंस अंदर रह गए। बहुत बार एज सिंपल एज अ प्रॉब्लम लाइक अ यूटीआई, यूटीआई होता है, आप हाँ, 5-7 दिन का एंटीबायोटिक लेते हो, आपको लगता है ठीक हो गया, बट राइट, उसके कुछ इन्फेक्शंस अंदर डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, एंड वो जब आप कंसीव करने का ट्राई करते हो तो देन दे बिकम एक्टिव एंड दे बिकम अ हिंड्रेंस फॉर यू टू कंसीव। ओके, So that you have to, again same thing, you have to keep it under the that ballpark number. ओके, AMH, AMH is the most complex, difficult, most talked about. जो मैंने आपको पहले बताया कि AMH is basically you are born with a fixed number of eggs. तो AMH बहुत ज़्यादा लो हो जाता है कि 1 के नीचे चला जाता है, पॉइंट्स में आ जाता है, then also it is difficult to conceive ओके, because low AMH means आपके number of egg reserves are very less ओके, and quality might also be not that good, ओके, but there's no surety. AMH only simply calculates कि कितने egg बचे हुए हैं, अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो अगर बहुत लो है, 1 से भी नीचे है, तो इसका मतलब आपके बहुत कम है। अगर वो 4 से ज्यादा है, तो लोग बहुत बार मुझे कहते हैं अरे हमारा तो बहुत ज्यादा है, सही होगा फिर तो बहुत एग्स होंगे। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज एक्सेस नंबर ऑफ एग्स मीन्स यू माइट बी अ केस ऑफ PCOS, राइट, क्योंकि आपके एग्स शेड नहीं हो रहे हैं ना। Right. PCOS में 3-3 महीने पीरियड्स नहीं हाँ, आते, हाँ, आपके एग्स शेड नहीं हो रहे हैं, तो वो वहीं जमा है, पर वो जो शेड नहीं हो रहा है वो तो रॉटन क्वालिटी हो जा रहा है ना, राइट, तो वहाँ क्वांटिटी है पर क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है। ओके, सो दिस इज देयर। सो बहुत अगर 4 के ज्यादा भी है आपका AMH, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। अगर 1 के नीचे है, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। दैट्स अ ग्रीन, सॉरी, दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू, ओके, कि आप जाओ डॉक्टर से मिलो, डिस्कस करो, उसका करेक्शन करो। ठीक है। क्या हर फीमेल के लिए नंबर ऑफ एग्स सेम ही होते हैं जिनके साथ दे आर बोर्न? नहीं नहीं, वो भी वो भी अलग-अलग अलग होते अलग हैं? होते हैं, ओके, इसीलिए लॉट ऑफ फीमेल विल हैव एन अर्ली मीनोपॉज। और बहुत बार आपने सुना होगा कि राइट, अर्ली मीनोपॉज है, 30s में ही मीनोपॉज आने वाला है, पेरी मीनोपॉज हो गए हैं, दैट मीन्स दे वर बोर्न विद अ लेसर नंबर ऑफ एग्स टू ओके, स्टार्ट विद। एंड फाइनली HCG, So HCG is finally a good thing, okay? ओके, HCG आपका बढ़ता है, that means you are pregnant. It is indicative of pregnancy. We ओके, call it beta HCG. So blood test होता है to confirm अगर beta HCG high है, and again they will do a blood test after 1 week or 2 weeks depending on your case, and if it is on the rising side, that means you are pregnant. ओके। मान लो अब समवन इज इनफर्टाइल एंड दे हैव कॉन्टैक्टेड अ डॉक्टर, तो व्हाट इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट जो उनको ऑफर करी जाएगी Hmm. इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी? सो इनफर्टिलिटी में पहला स्टेप होता है, एज आई सेड, एलिमिनेशन का। सो डॉक्टर्स विल गिव यू द टेस्ट जो आपने मुझे पहले भी पूछे, मोस्ट ऑफ दैट प्लस अ फ्यू मोर डिपेंडिंग ऑन योर केस हिस्ट्री। ओके, दे विल आस्क यू टू गो फॉर द टेस्ट। टेस्ट की रिपोर्ट आते हैं, 2 सिनेरियो होगा, या तो आपका कोई एक पैरामीटर ऊपर नीचे होगा, दे विल गिव यू द एडिक्वेट मेडिसिन टू करेक्ट दैट। अगर सब कुछ ठीक है एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू कंसीव, अगेन दे विल गिव यू सम induction supplement, something like that. So first 3 months is this only, ओके, that you're basically trying to go back to the reset mode and try to conceive. फाइंड द रूट कॉज, हाँ, ठीक correct, है, absolutely. Then second stage में they will run more advanced tests, that they will do follicular monitoring, कि आपको periods के पहले दिन पे बुलाया, फिर तीसरे दिन पे बुलाया, फिर 7वें दिन पे बुलाया, to see whether you are ovulating properly or not, ओके, एंड वेदर आपका पूरा ओव्यूलेशन प्रॉपर हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है। सो इस तरह के टेस्ट, देन दे माइट डू एन HSG टेस्ट व्हिच इज टू चेक your uterus, whether your tubes are open or not, uterus is fine or not. ओके, Or they might go for more advanced tests like a laparoscopy, diagnostic hysteroscopy. So these kind of advanced tests होते हैं। ठीक है, उससे भी अगर नहीं पता चलता है कि क्यों आप कंसीव नहीं कर रहे हो, या आपका मिसकैरेज हो रहे हैं, या प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है, then they might suggest you IUI, which is we called as ART, assisted reproductive technologies. ओके, इसमें आपका IUI आता है, IVF आता है, these kind of things. So it's like a step by step. So ऐसा नहीं कि आप पहले दिन जाते हो क्लिनिक में और डॉक्टर बोलता है कि चलो भाई सर्जरी करते हैं, ऐसा नहीं ठीक होता है, है इस केस में।
it usually takes a year for you, so you should be Okay. mentally ready. If you're not able to conceive on your own और नेचुरली ट्राई कर लिया आपने, 1 साल तक कर लिया है, उसके बाद का मैंने ये प्रोटोकॉल बताया। ओके। आईयूआई और आईवीएफ में क्या फ़र्क है? सो IUI इज बेसिकली नथिंग बट यू नो टाइमिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स बेटर ओके। इन अ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। सो सेम ही होता है, जिस दिन आपका ओव्यूलेशन पीक पे रहता है उस दिन वो लोग स्पर्म को बेसिकली वॉश करके, so that the best quality of the sperms, and they inject that sperm into your uterus so Okay. that it goes as close to the uterus as possible. Okay. ठीक है ना? And obviously they'll give you some hormonal injections उसके पहले उसके बाद to increase that complete process happens ठीक better है। and the conception happens. हम्म। IUI is mostly suggested for somebody जिसका cervix tight है, penetration नहीं हो पा रहा है properly, या फिर people who are living separated like armed forces में आप दूर दूर रहते हो, you are not getting enough time, so या Right. फिर कुछ लाइट मेल स्पर्म रिलेटेड इश्यूज हैं जो कि एक वॉश एक स्पर्म्स को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने से यू गेट अ बेटर क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स. ओके। So these kind of smaller problems can be very easily managed by IUI. ठीक है। IVF is a little more complicated. तो उसमें क्या होता है कि again there will be hormonal injections and everything will be there to supplement the whole system. But उसमें आपका जिस दिन पीक ओव्यूलेशन है उस दिन आपका एग को सर्जिकली अंडर एनेस्थीसिया, इट्स अ हाफ एन आवर प्रोसेस ओनली, ओके। बट अंडर एनेस्थीसिया एग्स को बाहर निकाला जाता है. And the same day sperms are taken from your partner, then both are treated and they are fused together in the embryology lab. So basically अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपका बेबी पहले 3 से 5 दिन लैब में बन रहा होता है. सिर्फ 3 या 5 दिन का जब वो बेबी हो जाता है, विच इज डोंट इमेजिन लाइक अ बेबी बट दीज आर लाइक अबाउट 10 cells. ओके. सो जब वो 10-12 cells बन जाते हैं, पी साइज भी बहुत ज्यादा है. ओके। These are cells, okay? We are talking in micro. Okay, like a needle tip. हाँ, yes. So वो बन जाता है and it is viable. That means those cells are growing. Then they will put it back in your uterus, which we call as embryo transfer. ये embryo बन गया अभी. पहले egg retrieval किया, sperm के साथ fuse किया, 3 to 5 days उसको observe किया कि वो grow कर रहा है कि नहीं. उसमें से हो सकता है 3-4 embryos बन रहे हैं, उसमें से 1 या 2 properly grow कर रहे हैं. Those best ones are then picked and embryo transfer करते हैं आपकी body में. Then they wait for 14 days. 14th day पे ये जो आपने पूछा था HCG, बीटा HCG टेस्ट होता है, which is a blood test. एंड अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो वो पॉजिटिव आ जाता है 14 डेज पे. अगर वो इम्प्लांटेशन नहीं हुआ होता है तो देन आपका IVF सक्सेसफुल नहीं होता है. सो दैट्स द बेसिक प्रोसीजर. ओके, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाली थी कि पूरा IVF का प्रोसेस समझा दो स्टार्ट टू फिनिश. तो इसके बाद भी कोई स्टेप्स होते हैं कि यही? नहीं, इसके बाद या तो आप कंसीव कर लोगे, तो इट इज लाइक अ नॉर्मल कंसेप्शन. ऑब्वियसली बिकॉज इट्स एन IVF प्रेगनेंसी, सो थोड़े सप्लीमेंट्स आपके फर्स्ट 3 months चलते रहते हैं, इंजेक्शन ज्यादा चलती रहती हैं. Even after conception? Yes, because they want to maintain that environment. क्योंकि आप IVF के लिए तभी जाते हो जब कोई एक प्रॉब्लम है. Right. So you need extra care for the first 3 months. Okay. After that, in most cases, it becomes like a normal pregnancy जहाँ पे आप गायनी के साथ कनेक्ट करते हो. इनफैक्ट most of the IVF doctors will say कि हो गया 3 महीना, बेबी बढ़िया है, ग्रो कर रहा है, सब कुछ होगा, 3 महीने बाद they'll transfer the case to a gynae or doctor. Okay. ठीक है. So that's that. And what factors determine the success of an IVF? That is a complex question and requires a full, complete podcast. So if you could just list them. But then. simply said, success of IVF will depend on of course choosing the right IVF doctor, being mentally prepared for IVF. Don't jump into IVF just like that कि भाई मैंने पैसे दे दिए अब तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है. The success rate of IVF is somewhere between 33% to 40% in India. That means 60% लोग, 70% लोग का सक्सेस नहीं हो रहा है. तो
it is complex, and of course here also, because your body is going through a lot of stress, because आपको injections लग रहे हैं, hormonals medicines भी चल रही है, आपको बार बार आप सर्जरी भी करा रहे हो, mentally भी, आप financially also it is expensive. So then you have to, you know, work on your lifestyle modification, prepare yourself, take care of your diet and other things. ठीक है. कोई रिस्क्स भी इन्वॉल्व होते हैं? आईवीएफ पर से में कोई रिस्क नहीं है Okay. मोस्टली. देखिए, रिस्क तो आप, रिस्क इन व्हाट वे यू सेइंग? लाइक जैसे कोई मेडिकल इशू हो जाए आईवीएफ की वजह से, या सम डेवलपमेंटल इश्यूज इन द चाइल्ड आफ्टर बर्थ, तो ये हो सकता है. यस. सो आपने दो चीजें बोली. एक है कि कुछ साइड इफेक्ट हो गया आईवीएफ यूज. Right. यस, दैट हैपेंस. पहले होता था, अभी वो साइंस इतना एडवांस कर गया है कि वो बहुत कम होता है. वन सिनेरियो इज कॉल्ड ओवर स्टिमुलेशन, कि आपको ज्यादा इंजेक्शंस हार्मोन के चले गए, उसकी वजह से आपका बॉडी, यू नो, इट स्टार्ट्स टू रिएक्ट द अदर वे. ओके. ठीक है. तो वो अभी नहीं होता है. आज से 5 साल पहले होता था, बट अभी दे आर, clinics have that kind of mechanism that they can see whether the stimulation that they are giving to your body is appropriate or not. अगर वो ऊपर जाता है तो वहाँ पे उनको पता चल जाता है कि ये मार्कर है, ये हमें नहीं देना है इसके बियॉन्ड. ओके. प्लस कुछ इश्यूज होते हैं जो आपने मूवीज में भी देखा है कि स्वैपिंग हो जाती है, स्पर्म गलत हो जाता है, बट वो बहुत ही मिनिमल है. मूवी में तो ऑब्वियसली उन्होंने मूवी को कॉमेडी बनाना था, तो उन्होंने वो सब बहुत दिखाया है. बट हाँ, कुछ जगहों पे टियर 2 टियर 3 सिटीज में हमने देखा है कि जहाँ पे, अगर, इसलिए मैंने बोला क्लिनिक चूज करना बहुत सही, जरूरी है कि आपको सही एथिकल, जो लोग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वैसा क्लिनिक जाएंगे तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा. सेकंड आपने बोला कि डेवलपमेंट इश्यूज. अभी डेवलपमेंट इश्यूज जो हैं वो आपने नॉर्मली भी कंसीव किया है तो भी हो सकते हैं. राइट. तो उतने ही परसेंटेज रिस्क है आपके आईवीएफ कंसीव में. ओके. अगर एक नॉर्मल कंसीव करने से डेवलपमेंट इश्यूज बच्चे में हो सकता है, तो आईवीएफ में भी वही सेम रेशियो, कोई फर्क नहीं है. ओके. कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें. इनफैक्ट एज पर रिसर्च, आईवीएफ में डेवलपमेंट इश्यूज कम ही होते हैं क्योंकि आप इतने टेस्ट पहले ही करा चुके होते हो. राइट. तो लॉजिकली आपका इतना ज्यादा थरो टेस्ट हो चुका होता है कि अगर कुछ डेवलपमेंट इश्यूज जो कि आप अपने बेबी को ट्रांसफर कर सकते हो, वो पहले ही पकड़ में आ जाता है और आप इन्फॉर्म्ड होते हो, या जो भी डिसीजन या करेक्शन होता है वो हो जाता है. ओके. सो या एक मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसीज में भी इवन आफ्टर 3rd मंथ बाद में मिसकैरेज हो सकता है, तो डज आईवीएफ गिव यू अ कॉन्फर्मेशन कि नहीं, अगर 3 मंथ्स हो गया, गायनी के पास चला गया, तो अब बेबी होएगा ही होगा, या वहां पे भी मिसकैरेज के उतने ही चांसेस हैं? उतने ही है. सो वही मैं आपके माध्यम से लोगों को समझाना चाहती हूँ कि जब भी आईवीएफ प्रेगनेंसी होती है, इट इज एज सिमिलर टू अ नॉर्मल प्रेगनेंसी जो आपने नॉर्मल कंसेप्शन से कंसीव किया होगा. उसमें भी आपका मिसकैरेज हो सकते हैं, प्री टर्म हो सकता है, आईवीएफ में भी हो सकता है. ठीक है. बहुत केसेस हैं इस तरह के. उसमें भी डेवलपमेंट इश्यूज हो सकते हैं, इसमें भी डेवलपमेंट इश्यूज हो सकते हैं. सो इन चीज़ों पे कोई कंट्रोल हमारा नहीं है. चाहे आपने नॉर्मली कंसीव करके प्रेग्नेंट हुए हो, चाहे आप आईवीएफ के थ्रू प्रेग्नेंट हुए हो, आफ्टर 3 मंथ्स इट्स मोस्टली सेम ओनली. अगर आपको कुछ अर्ली सिम्टम्स है और आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, तो आपको आईवीएफ में भी करना पड़ेगा. नॉर्मल कंसेप्शन में भी हमने बहुत बार सुना है कि कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती हैं कि आपको बेड रेस्ट करना है, या आपको सर्विक्स को स्टिच करना है कि प्री टर्म लेबर ना हो जाए. दिस मोस्ट रिस्क से. डू पीपल, स्पेशली वुमेन, गिव अप ड्यूरिंग आईवीएफ कि नहीं हो पा रहा, बहुत पेन हो रहा है, या मैं और इंजेक्शंस नहीं ले सकती? Yes, yes. They do. Very, very frequently, a lot of women do that. In fact, I personally tell them कि after 3 to maximum 4 rounds of IVF, you should give up. Why? Because your body should not be tortured beyond that point.
number one. Number two, you're stuck in this phase, you're not thinking anything else. Yeah. You've kept your life on hold कि baby हो जाए, baby हो जाए, baby हो जाए. Your interpersonal relations with your family, with your partner becomes very stressful because constantly you're in and out of clinics. Yeah. And at the end of the day, you want to enjoy parenthood. Yeah. So I'm a big believer. In fact, a lot of haters do tell and comment on a lot of our places saying कि आप तो IVF बोलते रहते हो. But they haven't seen, or they don't realize that I am also one of those Yeah. leading women who say that 3 to 4, ये मैंने book में भी लिखा है Okay. कि 3 या 4 बस. There's a chapter dedicated to saying this, when to stop. Okay. And that's the time you have to think. Because बहुत बार क्या होता है इशिता, हम एक रेस में लग जाते हैं. क्यों नहीं हो रहा, होना ही चाहिए. उसका हो गया, मेरा नहीं हो रहा, मैं तो करके दिखाऊंगी. मेरी वैल्यू कम हो जाएगी फैमिली में अगर मेरा बेबी नहीं होगा. These are not the right reasons for having a baby. Yeah. You should have a baby because you want to have a baby. Like you want to enjoy the parenthood, or you want that part of you who you love more than yourself. So in my course गर्भ संकल्प program, पहला लेसन जो मेरे साथ है उसमें मैं पहला क्वेश्चन यही पूछती हूँ, why do you want to have a baby? Yeah. Reasons कईयों के बहुत गलत होते हैं. And think deeper. क्योंकि बहुत बार तो हम कह देते हैं, एंड यू विल बी अमेज्ड कि क्या क्या आंसर्स आते हैं मेरे पास. मेरी मदर इन लॉ प्रेशराइज कर रही है. मैं चाहती हूँ बेबी हो जाए फट से, उसके बाद मैं जॉब करने वापस चली जाऊँ. These are not the reasons for what you want to have a baby. And beyond 3 to 4 IVFs, you really can't do anything. Sometimes you have to accept things, and accept things gracefully, with dignity, and move on in life. There is adoption. Yeah. And there is a lot of other things. I mean, but adoption is also very... I am pro adoption. I think if someone has been born, अगर कोई बच्चा है दुनिया में, अगर उसके पास माँ बाप नहीं है तो प्लीज उसके माँ बाप बन जाओ अगर तुमको बच्चों से इतना प्यार है. बट उसके लिए भी ना बहुत टैबू है मैम. मतलब कई लोग, आई डोंट नो देम पर्सनली, बट आई हैव रेड कि कई लोगों को अगर अडॉप्शन करनी होती है वो 9 महीने अपने घर से दूर रहते हैं, टेलिंग कि वी हैव कंसीव्ड एंड देन अडॉप्टिंग अ चाइल्ड. सो दैट इज आल्सो वेरी, I don't know how the society works, but yeah. No, so इसका पूरा मैं श्रेय देती हूँ करण जौहर साहब को. तो उन्होंने जो मूवीज और ये इस तरह के उनके जैसे जो और डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने मूवीज में एडॉप्शन को ऐसे दिखाया है. वो जैसे मूवी कौन सी थी, कभी खुशी गई, कि भाई वो एडॉप्शन पता चल गया तो शाहरुख खान साहब चले गए, अलग हो गए. Bullshit. Yeah. हमारी सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स है ये, और कुछ नहीं है. अगर ये चीजें, एंड इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम टू सॉल्व. आई एम नॉट सेइंग कि हमारे एक पॉडकास्ट से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, पर शुरुआत कहीं करनी है. सोसाइटी मिरर्स, आई मीन द मूवीज मिरर्स सोसाइटी एंड सोसाइटी मिरर्स मूवी. इट्स अ वेरी टू-वे रिलेशनशिप. हम बड़े हुए यही देख के ना, कि जैसे ही पता चलता है अडॉप्टेड है, बिल्कुल बच्चा अलग भाग जाता है, माँ हो जाती है, सोसाइटी उनको ताने मारती है. ऐसा नहीं है. I have met so many beautiful families who have chosen adoption, and आप पता ही नहीं कर सकते, आप सोच ही नहीं सकते. और बच्चे को भी जब पेरेंट्स बताते हैं, बच्चे से लगे कि what cool, yeah, how does it matter, तुम कंटिन्यू करोगे ना मेरा खर्चा उठाने के लिए. And the parent is like okay please. पेरेंट तो उस जमाने का ना, बूमर वाले से पहले के जमाने का, तो वो पेरेंट सोच रहा है कि मैंने तो वो मूवी में देखा था. So please, this is my like a request to Bollywood, please make movies which are actually ground reality पे, जहाँ पे adoption is actually people are choosing, and that's the correct way to go. If in your case has come to that level, you should choose adoption. Okay. और अगर बहुत सारे मिसकैरेजेस हो गए, या आपने पहले बोला था आपके पास कोई आया था जिसने अबॉर्शन कराया था, उससे क्या इनफर्टिलिटी पे फर्क पड़ता है? I'll ask her question. Maybe you could answer for all those girls who did have a premarital thing, or even after marriage they aborted because
दे थॉट दैट दे कांट हैव अ बेबी एट दैट टाइम, वो एक्चुअली नहीं पूछ पाती किसी से भी. हम्म. सो डज अबॉर्शन और मिसकैरेज लीड टू इनफर्टिलिटी? यस, इट माइट. तो 2-3 सिनेरियोज है इसमें. हम्म. पहला ये है कि अगर आपका मिसकैरेज होता है या आप एबॉर्शन करवाते हो कॉन्शियसली भी, हम्म. was it done properly? ओके. A lot of times we go to shady places. या. Yeah, या. that becomes a problem. The problem is not on choosing to abort. हम्म. The problem is in going to those shady places which will also look down upon you. हम्म. जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपका जो डॉक्टर है जो आपके साथ डील कर रहा है वो भी आपको नीची नज़र से देख रहा है. हम्म. प्रॉब्लम वहाँ है. So ओके. then choose your doctor or clinic wisely. हम्म. If you decide to go for abortion, it is absolutely fine. Your decision is not wrong. हम्म. Secondly, post abortion or miscarriage, you must take care of yourself. क्योंकि हम वो छुपा रहे होते हैं हम्म. या क्योंकि हमें समाज ने बोला होता है राइट. कि अरे मिसकैरेज तो था, बेबी थोड़ी था, हम्म. ये ठीक ही हो जाएगा, हाँ. चलो उठो. हम्म. It is a grief, it is a pain. या. You have to process it both emotionally and physically also. कोई चीज आपकी बॉडी से जबरदस्ती निकाली गई है हम्म. तो उसका एक स्क्रैच तो रहेगा. आपको एक चोट लग जाती है राइट. तो वो घाव को कम से कम 2-3 हफ्ता, 6 बहुत बार तो महीना लग जाता है भरने में. हम्म. वो दिखता रहेगा. हम्म. तो कैसे आप ये बांध सकते हो कि आपका राइट. अबॉर्शन, चाहे आप उसको कॉन्शियस करो चाहे आपका मिसकैरेज हो जाए, इन बोथ केसेस यू नीड टू रेस्ट वेल, यू हम्म. नीड टू रीसेट योरसेल्फ वेल, इमोशनली रिचार्ज योरसेल्फ. जो लोग ये नहीं कर पाते हैं हम्म. बिकॉज ऑफ वट एवर द गिवन सिचुएशन एट Yeah. देयर होम और सोसाइटी, हम्म. वो कम्स बाइटिंग टू यू इन द लेटर ईयर्स. प्रॉब्लम वो है, ओह. प्रॉब्लम उसमें नहीं. हाँ, एक प्रॉब्लम है जैसे मेरे केस में हो रहा था कि रेकरेंट मिसकैरेज हो रहा था एंड आई वाज इन द एक्टिवली ट्राइंग टू कंसीव फेज. ओके. आई वाज ट्राइंग टू कंसीव, आई वाज हम्म. कंसीविंग नेचुरली, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी ग्रो नहीं कर रहा था ठीक है. तो हमें मिसकैरेज हो रहा था. एंड वो क्यों नहीं हो रहा था, वो इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी एंड एवरीथिंग. तो हम्म. वहां पे भी 3 मिसकैरेजेस के बाद यू हैव टू मूव टू द एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट्स. ठीक है. कि आपको जाना है, थरो चेकअप्स कराना है, जिसमें मैंने बोला हम्म. लैप्रोस्कोपी है, ये है वो है, इवन यू नो जेनेटिक टेस्टिंग करानी है. बहुत बार हम्म. जेनेटिक रीजंस की वजह से मिसकैरेजेस हो जाते हैं. हम्म. So that is what is the whole situation. So Okay. to answer your question, the problem is to fix the society, which you cannot do. Then fix yourself. Okay. Then you know. कई बारी मिसकैरेजेस वो भी होते हैं कि इन द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब तुम्हें पता भी नहीं होता दैट यू आर प्रेग्नेंट बिकॉज यू कम टू नो आफ्टर अ मंथ. तो वो रिपोर्ट्स में आता है प्रेग्नेंट, वेरी स्मॉल बट हायर लेवल ऑफ एचसीजी एंड एनीथिंग, एंड देन साथ ही साथ यू स्टार्ट ब्लीडिंग. तो वो मिसकैरेज भी उतना ही अफेक्ट कर सकता है जितना अ 3-4 मंथ मिसकैरेज? नहीं, ऑफ कोर्स वही वाली बात होगी. वो एग्जांपल मैं दूंगी, एक चोट है जो गहरा लगा हुआ है, एक चोट जो हल्का है, चलते चलते आपको कहीं से स्क्रैच मार गया, तो वही है. बट जो आपने बोला सिनेरियो, उसको हम केमिकल प्रेगनेंसी भी बहुत बार कहते हैं कि बिल्कुल Okay. हल्की सी लाइन आई और फिर पीरियड्स भी आ गए. सो हाँ. मे बी अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट्स एक्चुअली नॉट इवन अ प्रेगनेंसी, दैट्स जस्ट बिकॉज योर हॉर्मोन्स हैव फ्लक्चुएटेड. ओह. सो आपका वो हार्मोन इतना फ्लक्चुएट कर गया कि आपका वो थोड़ी देर के लिए प्रेगनेंसी दिखा के वापस नॉर्मल आ गया. ओके. ठीक है ना. Okay. सो दैट इज अ केमिकल प्रेगनेंसी. मे बी आपने कोई दवाई ली है, कुछ केसेस हमने ऐसे भी देखे कि जहाँ पे आप कोई मेडिकेशन पे थे, है ना, कोई और प्रॉब्लम की वजह से, वो मेडिकेशन में वो हार्मोन का एलिमेंट है जो अच्छा. आपके टेस्ट में रिफ्लेक्ट कर गया. ओके. ठीक है ना. ओके. फिर वो जैसे आपने दवाई बंद करी या जो भी है, वो हाँ. दवाई का असर खत्म हुआ तो वो सेट हो. So that's Okay. what we call as a chemical pregnancy. Because of any chemical in your body, it is just showing that you're pregnant, but you're actually not pregnant. ओके. और फॉल्स पॉजिटिव्स भी यही हाँ, होते हैं? यही चीज पॉज, या तो आपका हुआ, अच्छा. बिल्कुल हुआ, लेकिन लेकिन वो उसी में खत्म हो गया, तो उसमें कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है उसका. कोई there's Future nothing you impact need to नहीं do होगा. medically on that. ठीक है. सो अगर बहुत सारे मिसकैरेजेस हो गए या फॉर पीपल हु डोंट गिव अप 3-4 आईवीएफ फेलियर्स के बाद भी, फिर उनका नेक्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है?
सो आईवीएफ के बाद अगर सो आईवीएफ अगेन इज इट हैज लेयर्स. एक है कि आप अपने ही एग्स और अपने स्पर्म से आईवीएफ कर सकते हैं. ओके. सेकेंड लेवल है अगर आपके एग या आपके स्पर्म में प्रॉब्लम है और वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है या करेक्ट नहीं हो सकता है, देन यू गो फॉर डोनर, विच इज डोनर Okay. एग्स डोनर स्पर्म. ठीक है. So Okay. either you can take a donor egg or Hmm. you can take a donor sperm depending on what the case is, and then other partner का है and you make a हाँ, हाँ. you go for an IV. थर्ड Okay. लेवल है कि एग में भी प्रॉब्लम है जो आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हो इतने सारे कोशिशों के बावजूद. स्पर्म में भी प्रॉब्लम है या फिर दोनों जब फ्यूज होते हैं साथ में तो वो बेबी नहीं हो रहा है. दोनों के फ्यूज में भी तो कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है ना. इसलिए मैं बोलती हूँ कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम एक तरफ और इनफर्टिलिटी एक तरफ, राइट. क्योंकि बाकी सारी प्रॉब्लम एक बंदा झेल रहा है. नी सर्जरी आपकी होगी, ठीक है, कैंसर आपको होगा, ब्रेन हेमरेज आपको होगा, लेकिन इनफर्टिलिटी 2 लोगों को होगा. राइट. अब उसमें 2x हो जाती है प्रोबेबिलिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज प्रॉब्लम. एंड मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव सीन कि कुछ प्रॉब्लम फीमेल में है कुछ प्रॉब्लम मेल में है, तो मिल के ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, तो इट बिकम्स इवन मोर कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व इनफर्टिलिटी. ओके. दैट्स द थिंग. एनीवेज कमिंग टू योर क्वेश्चन, सो अगर वो मेल में भी प्रॉब्लम है, फीमेल का भी पैरामीटर्स में प्रॉब्लम है, फ्यूज होते टाइम भी कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम आ रहा है, देन यू गो फॉर एम्ब्रियो डोनर. Embryo donor is basically you getting egg or sperm from anybody else and you're getting it fused and then you are going for the retrieval. And then next level is surrogacy. कि आपका एम्ब्रियो तो ठीक है या फिर आपका स्पर्म और एग ठीक है, लेकिन आपके यूट्रस में प्रॉब्लम है कि आप वो बेबी को 9 महीने नहीं रख पा रहे हो. ओके. कुछ ना कुछ होके आपका प्रीटर्म हो रहा है. So then you choose for surrogacy where there's another woman who will carry your baby for 9 months. Okay. But वो egg और sperm आपको और आपके पार्टनर again it depends. Okay. So they can do a donor egg and or a donor sperm. It will depend on what the situation is, or it can be your egg and sperm and a surrogate person. Okay. Again it depends on what is your scenario. So these are the layers in the ART treatment. फिर उसके बाद of course adoption. उसके बाद क्या, you can always choose adoption at any point of time in this journey if you want to say no. Right. And surrogacy legal है इंडिया में? हाँ लीगल है इंडिया में, बट उसमें काफी चेक्स एंड बैलेंसेस है क्योंकि लोग काफी मिसयूज कर रहे थे पहले. तो अभी चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, लॉट ऑफ पेपर वर्क हैज टू बी डन, एंड सो बेसिकली it is there, it is very much legal, you can go for surrogacy, but you have to do a lot of paperwork and government has done that to make sure that कुछ भी illegal ना हो, क्योंकि पहले हो रहा था. ठीक है. So that the right people can get the right kind of support. Okay. ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, ये मैंने इसमें भी नहीं लिखा हुआ है, मेरे जस्ट इट केम टू माय माइंड. बहुत लोग एक पर्टिकुलर जेंडर ऑफ बेबी चाहते हैं. हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है दैट इट डिपेंड्स ऑन द फादर्स क्रोमोसोम कि जेंडर क्या होगा बेबी का, राइट? बट चलो वो तो सोसाइटल है कि मानते नहीं है लोग. पर क्या आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया कि आईवीएफ में यू सेट द जेंडर आल्सो ऑफ द चाइल्ड? कभी ऐसा होता है, लोग कहते हैं? सो थियोरेटिकली एंड ग्राउंड रियलिटीज अलग होती है. यस, बहुत बार आते हैं हमारे पास केसेस कि हमको एक पर्टिकुलर जेंडर का ही बेबी चाहिए एंड क्या आप हेल्प कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. ऑफ कोर्स वी से नो. इंडिया में इट इज इलीगल. इंडिया में नहीं होता है, करना भी नहीं चाहिए. आईवीएफ के थ्रू भी ऐसा कुछ जेंडर सिलेक्शन नहीं होता है इंडिया में. ओके. वैसे होता है आईवीएफ के थ्रू जेंडर सिलेक्शन हो सकता है, बट देयर आर सम कंट्रीज, बट आई डोंट नो whether how successful it is it correct or not, but theoretically I know that there are some countries outside India where they do, but uska kya success है that I don't know, so I will not be able to comment on that. But India में it is absolutely illegal and I don't think it is being done. हाँ, लोगों की इच्छा है, लोग पूछते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है,
कुछ अनएथिकल क्लिनिक्स है जहाँ पे होती है, फिर गवर्नमेंट पे छापा भी पड़ते हैं, वो डॉक्टर्स जेल भी जाते हैं. तो या दैट्स द होल सिचुएशन. ओके. आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात किया, एग फ्रीजिंग, जेनेटिक टेस्टिंग, मैंने सुना था एआई भी अब आईवीएफ में यूज होता है. तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ फर्टिलिटी केयर गोइंग फॉरवर्ड जब ये सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं? I see future, if I have to quote a research, they're saying that there will be robot babies. Yeah, I read that somewhere. Or maybe I saw your reel only. I don't remember. Yes, so there is no end to the future the way AI is coming. Hmm. Yes, AI has already come into fertility management, especially IVF and ART treatments, Hmm. जहाँ पे it is increasing the probabilities as I was talking to you. Okay. So the whole game here is to increase the probabilities, and using AI, you can, do it faster, you can do it more efficiently, in more lesser of human errors. Right. जो हम लोग बोल रहे थे कि स्पर्म्स मिक्स हो गए या कुछ मिक्स हो गया, तो वो हाँ. सारे एरर्स अब नहीं हुए. तभी मैंने आपको बोला कि पहले होते थे, अब नहीं है. दैट इज गोइंग टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट. Recently there was a case where the male, not in India, outside, there was a male जिसका बिल्कुल भी sperms नहीं थे, एक दो ही sperms थे, and through AI they were able to, through robotic surgery they were able to, do things. So yes, it is looks like a very bright future. Okay. However, I would say that advancement in IVF और ART technologies अपनी जगह है. कोशिश ये करनी चाहिए कि आप नेचुरली ही कंसीव करो, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें एक आपको एक जर्नी है जो आपको जानी पड़ेगी उसमें. ठीक है. सो कोशिश करो कि आप नेचुरली कंसीव करो, और वो कोशिश के लिए ज़रूरी है कि आप प्रोएक्टिव रहो. जैसे कि आजकल सभी लोग प्रोएक्टिव रहते हैं कि वेट नहीं बढ़ना चाहिए, डायबिटीज हो जाएगा इसलिए अभी से मीठा नहीं खा रहे हैं. हुआ नहीं है, लेकिन आप प्रोएक्टिव हो. ठीक है, वेट बढ़ा नहीं है, पर आप प्रोएक्टिव हो. सो क्यों ना हम ऐसा एक सोसाइटी बनाए, ऐसा एक माइंडसेट बनाए कि फर्टिलिटी को लेके आप प्रोएक्टिव रहो पहले से ही. राइट. एंड देन थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट. मे बी इतनी एआई और टेक्नोलॉजी को आपको यूज करने की जरूरत ही ना पड़े. ओके. फाइनली मैम, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. तो ये मेरे पॉडकास्ट का क्वेश्चन है कि अगर आप अपनी लाइफ किसी थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते, तो व्हाट इज दैट पॉइंट इन टाइम जब आप खुद को शाबाशी देते, पैट ऑन योर बैक देते? ऐसा क्या हुआ है लाइफ में? तो एक तो यही हुआ कि मैंने बच्चा फाइनली पैदा कर लिया था. उस दिन तो मुझे ये फील आई थी कि भाई हो गया, कर ही लिया मैंने. तो वो तो पैट ऑन द बैक था. बट येस, द मोर इम्पोर्टेंट पैट ऑफ द बैक फॉर मी वाज व्हेन आई वाज एबल टू स्टार्ट फर्टिलिटी दोस्त, एंड व्हेन आई कुड सी द इम्पैक्ट. बिकॉज जब मैंने शुरू किया था, मुझे भी नहीं पता था कि एक्चुअली ये इतना हश हश है कि मुझे पता भी नहीं था कि there were so many people who will get connected with me. And when I see those transformations, I get these messages that, after 3-4 years of trying, going through so much of trauma, we connected with fertility dost, and we are now happy parents अपना photo भेजते हैं, reports भेजते हैं. I think that's the biggest pat of the back for me, and that keeps me very motivated every day. Okay. एंड मैम फाइनली अगर कोई मैसेज देना हो ऑडियंस को, तो आप क्या दोगे? मैसेज बस यही देना है कि आप लोग प्लीज, इनफर्टिलिटी अगर हो रहा है तो उससे डरना नहीं है. और जो यंग गर्ल्स, यंग बॉयज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो लोग प्रोएक्टिव हो जाइए अपने हेल्थ को लेके, स्पेशली फर्टिलिटी हेल्थ को लेके. तो सिर्फ वेट कम करना, बढ़ाना, जिम, वो एक एस्पेक्ट है. इंटरनली एंड मेंटली भी उस एस्पेक्ट को मेंटेन करिए, एक बैलेंस मेंटेन करके चलिए. सो ये सारी प्रॉब्लम्स आगे होंगी ही नहीं. थैंक यू सो मच मैम आने के लिए, इतना टाइम स्पेंड करने के लिए. और मुझे बहुत चीज़ें नहीं पता थी, तो मेरी भी नॉलेज गेन करने के लिए, आई होप बाकी लोगों की भी नॉलेज गेन हो. और ये हश हश, मे बी आफ्टर एन ईयर और 2 हम फिर से बैठे और हम बोले कि अब हश हश नहीं है. Absolutely. Thank you so much, Ishita, for inviting me and having such a detailed and candid conversation. I'm sure that a lot of people watching your podcast will be benefited. And thank you for doing this awareness drive, because बात एक भी आदमी तक पहुंचे तो हमारा शायद सफर सफल हो जाएगा. करेक्ट. थैंक यू मैम. थैंक यू.
अगर आपको भी ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताओ कि कौन-सा पोर्शन था जिसने एक्चुअली आपकी हेल्प करी। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। चीयर्स!